बात करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। ऑर्डर ऑफ अराइवल सीक्वेंस याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो पोर्तुगी कब आए थे? पोर्तुगी आए थे 1998 के अंदर। डच जो आए थे वो आए थे 1602 के अंदर। इंग्लिश कब आए थे? 1608 के अंदर। डैन कब आए थे? 1616 के अंदर। और फ्रेंच कब आए थे? 1668 के अंदर। ठीक है, तो ये PDEDF, ठीक है, तो PDEDF, ठीक है, PDEDF। तो 1498 से 1498, फिर 1602, फिर 1608, फिर 8 का 16, 1616 और फिर 1668 में सबसे पहले पोर्तुगल आए थे, फिर डच आए थे 1602 में, फिर इंग्लिश आए थे, फिर डेन्स आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। अब बात करते हैं पुर्तगी के बारे में। जो सबसे पहले आया था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अराइवल ऑफ द पोर्तुगीज़ का रीजन पहला क्या है? इकोनॉमिक। इनका रीजन आने का इकोनॉमिक, ट्रेड, प्रॉफिट एंड रिलीजन स्प्रेड्स के लिए। तो स्पेशल जो इनका कंट्रीब्यूशंस रहा है किनका? अराइवल्स ऑफ द पोर्तुगी का। इन्होंने आके तंबाकू को इंट्रोड्यूस किया था और केशू नट को इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था? पोर्तुगी ने। तो इसका इंट्यूशन समझते हैं। जब सबसे पहले आता है वो न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए पोर्तुगी फर्स्ट मूवर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं वास्को डिगामा। वास्को डिगामा आया था कब? 1498 में, 1498 के अंदर। ये फर्स्ट टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। इन्होंने पहला रूट डिस्कवर किया था, सी रूट डिस्कवर इन इंडिया। एंड कालीकट आया था सबसे पहले, जहाँ किंग जामरियन के रूल के अंदर। किसके रूल के अंदर? किंग जामोरिन के रूल में। तो इसके इंट्यूशन क्या है? जो सी रूट है वो किस लिए था? ट्रेड इजी करने के लिए और चीप था। इसी से यूरोपियन की एंट्री पॉसिबल हुआ। बात करते हैं अब ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। टोर्डेसिलास की ट्रीटी कब हुई थी? 1494, 1494 के अंदर। सो एग्रीमेंट किस किस के बीच में था? ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास स्पेन और पोर्चुगल के बीच में। इनका पर्पज़ क्या था इस ट्रीटी का? इस ट्रीटी का पर्पज़ था कि न्यू लैंड का कन्फ्लिक्ट सॉल्व करना। तो डिवीज़न किया था इन्होंने। जो ईस्ट था वो पोर्चुगल के लिए, वेस्ट था वो स्पेन के लिए। तो क्या इंट्यूशन रहा होगा इनका कि वर्ल्ड को डिवाइड करके फाइट अवॉइड की, अर्ली ग्लोबल पावर शेयरिंग की थी इन लोगों ने। अब बात करते हैं फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। ये कब आए थे? 1505 में। ये फर्स्ट पोर्तुगी वाइसराय ऑफ इंडिया थे। पोर्तुगी के जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे वो फर्स्ट थे। कौन? फ्रांसिसो डा अल्मीडा, 1505 ईस्वी में। सो ब्लू वाटर पॉलिसी यही बंदा लेके आया था, फ्रांसिको, ठीक है। और एक कार्टेज सिस्टम के अंदर। सो इन्होंने ट्रेड लाइसेंस सिस्टम भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो इसका इंट्यूशन समझते हैं। जो सी कंट्रोल करता है वो ट्रेड कंट्रोल करता था, जो समुद्र कंट्रोल करेगा वो पैसा कमाएगा। साफ सुथरी सी बात है। अब आता है अफोंसो दी अल्बुकर्क, ठीक है। ये कब आया था? ये 1509 में आया था। ये सेकंड गवर्नर ऑफ इंडिया है, ठीक है। इन्होंने गोवा पर कैप्चर्ड किया था कब? 1510 ईस्वी में। 1509 के अंदर आया था और 1510 के अंदर इन्होंने गोवा के ऊपर कैप्चर्ड किया था। इस बंदे ने सती अबोलिस्ट किया था, मतलब गोवा स्ट्रॉन्ग बेस फॉर पोर्तुगी पावर्स। तो सोशल रिफॉर्म भी किया था इन्होंने, जैसे सती का एंड किया था। नेक्स्ट आता नूनो द चुहा। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी फ्रॉम कोचीन टू गोवा। कब? 1530 में। गोवा इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था। अब आता है बहादुर शाह, गुजरात। ये बहादुर शाह की बात करते तो इन्होंने दीव सरेंडर्ड टू पोर्तुगी को किया था 1537 के अंदर। मतलब जो पोर्तुगी की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि इंडियन रूलर की भी टेरिटरी इनको देनी पड़ी। अब इसके बाद में आता है डच। डच का मीनिंग होता है पीपल फ्रॉम द नीदरलैंड्स। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में एस्टेब्लिश हुई थी। जो फर्स्ट फैक्ट्री थी
वो मसूलीपाटन्स 1605 आंध्र प्रदेश में थी। सो इनका इंट्यूशन था कि ट्रेड के लिए कंपनी बनाई और फैक्ट्री और ट्रेडिंग सेंटर, नॉट मैन्युफैक्चरिंग। सो ओवरऑल इंट्यूशंस क्या है कि यूरोपियंस आए मेनली ट्रेड के लिए और सी रूट ने सब कुछ चेंज कर दिया। पोर्तुगीज था जो फर्स्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डर थे, बाकी यूरोपियन कंपटीशन इंक्रीज किया था। तो एग्ज़ाम पे फोकस करना है। ऑर्डर ऑफ द अराइवल, वास्को डी गामा, ब्लू वाटर पॉलिसी, गोवा कैप्चर और डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स प्लस कार्नेटिक बार। तो अराइवल्स ऑफ जो इंग्लिश थे वो कब थे? 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड। 1599 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड हुई थी, जिसका इंट्यूशन था एक कंपनी बनाई ट्रेड कंट्रोल करने के लिए थी। ये कंपनी किस लिए बनाई थी? ट्रेड कंट्रोल करने के लिए। 1600 ईस्वी के अंदर रॉयल चार्टर, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफिशियल परमिशन मिल गई कि इंडिया में ट्रेड का। ठीक है, तो रॉयल चार्टर ऑफिशियल परमिशन मिल गई थी। 1608 में विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के कोर्ट में आया था, पहला बंदा था विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के कोर्ट में आया था। मुगल परमिशन लेना ज़रूरी था ट्रेड के लिए। ठीक है, कब आया था? 1608 में। ये सब 1600 की बातें चल रही हैं। 1611 में फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम टेम्परेरी ओपन की गई थी, जो स्टार्टिंग में सबसे स्टेबल बेस नहीं था। स्टार्टिंग में ये स्टेबल बेस नहीं था। फिर 1613 में फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत में की गई थी, जिसका स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सेंटर बन गया था। सूरत एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सेंटर बन गया था। 11 + 2 13 + 2 15। तो 15 में क्या हुआ था? 1615 में सर थॉमस रॉय जो जहांगीर के कोर्ट गया और ट्रेडिंग राइट्स के लिए जहांगीर के कोर्ट में कौन गया था? सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय किसके कोर्ट में गया था फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए? जहांगीर के कोर्ट में। तो डिप्लोमेसी से पावर इंक्रीज हुई विदाउट वॉर से। 1620 ईस्वी में डेनिस यानी फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ट्रैंक्यूवार, डेंस फैक्ट्री 1620 में इस्टेब्लिश हुई थी। 1668 में फ्रेंच फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ सूरत हुई थी। ठीक है, तो पहले ट्रेड, फिर पावर बिल्ड और फिर कंट्रोल किया इन लोगों ने। अब बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स के बारे में। तो एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स का कैसे किया कि बैटल ऑफ द सवाली या सुवाली जो कि सूरत में है, कब हुआ था? 1612 के अंदर। बैटल ऑफ सुवाली 1612 के अंदर। इसमें ब्रिटिश डिफीट पोर्तुगीज, इन्होंने ब्रिटिश डिफीटेड पोर्तुगीज। क्या होता है? ब्रिटिश ने पोर्तुगीज को डोमिनेंस तोड़ दिया था इसके अंदर। कब में? सुवाली के युद्ध में, सुवाली के वॉर के अंदर या सुवाली की बैटल के अंदर। ये कब हुआ था? 1612 में सूरत के अंदर हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं बैटल ऑफ छिंद्रुस या बेदारा या होगली। छिंसुरा, बेदारा या होगली, ये कब हुआ था? 1759 में। इसके अंदर ब्रिटिश ने डिफीट किया था डच को, मतलब कंपटीशन एलिमिनेट करके ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग बन गया। कौन से युद्ध में? बैटल ऑफ छिंसुरा और बेदरा या होगली। ये कब हुई थी? 1759 के अंदर। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ कोलाछील। ये हुआ था 1741 में। ये मरथांडा वर्मा वर्सेस डच था। ये सब जगह यूरोपियन सक्सेसफुल नहीं थे। ओवरऑल इंट्यूशन देखिए कि ब्रिटिश ने एक एक करके राइवल्स को हराया था। नेक्स्ट आती है कार्नेटिक्स वार्स। तो इसमें क्या हुआ था? ये किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी। ये टोटल 3 बार हुए थे। तीन युद्ध हुए थे। कब से कब? 1744 से लेके 1763 के बीच में लगातार तीन वॉर हुए थे। जो फ्रेंच का जो लीडर था वो डुप्लेक्स था फर्स्ट 2 वॉर के अंदर। फ्रेंच का लीडर कौन था? डुप्लेक्स था। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार जो हुई थी वो 1744 से लेके 1748 यानी 4 साल तक हुई थी, जिसका एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ एक्सिला
चापिला के अंदर। तो इसमें जो विन हुआ था वो कौन हुआ था, फ्रेंच ने विन की थी। मतलब इसमें फ्रेंच इनिशियली स्ट्रोंगर थे। उसके बाद में जो सेकंड कार्नेटिक वार हुई थी, 1749 से लेके 1754 के बीच में। ठीक है, कितने थे कि 17, ये बार 5 साल चली थी। ठीक है, स्टार्ट कब हुई थी, बैटल ऑफ अंबूर ब्रिटिश बोन हुआ था, और एंड किस पे हुई थी, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी पर। ये सेकंड वार थी, सेकंड वार ऑफ कर्नेटिक वार थी। ठीक है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। तो 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुई थी। स्टार्ट बैटल ऑफ अंबोर से हुई थी, जो इसमें ब्रिटिश ने जीता था। नेक्स्ट आता थर्ड कर्नेटिक वार, ये 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस कब हुआ था, 1760 के अंदर। ठीक है, ये रिलेटेड टू था एंग्लो फ्रेंच 7 ईयर वॉर। किससे, एंग्लो फ्रेंच 7 ईयर वॉर, 7 ईयर वॉर, एंग्लो फ्रेंच 7 ईयर वॉर, बैटल ऑफ बंदीवास। ये किसके कारण हुआ था, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। नेक्स्ट बात, ये जो वॉर थी, जो बैटल ऑफ बंदीवास थर्ड वार थी 1756 से लेके 1763 के बीच में। तो ये एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस पर। ठीक है, ब्रिटिश सर आई कूट जो था वो डिफीटेड फ्रेंच कॉमेट डी लैली को डिफीट किया था। फाइनली विक्ट्री ब्रिटिश की इंडिया को कंट्रोल के बेस रहा। तो ओवरऑल बात करें तो फर्स्ट जो थी उसमें फ्रेंच स्ट्रॉन्ग था, सेकंड में इक्वल फाइट थी, और थर्ड नंबर पे ब्रिटिश फाइनल विनर था। तो फाइनल बिग एग्जाम के लिए याद करें तो इंग्लिश आए ट्रेड के लिए, मुगल ने परमिशन ली, हॉकिंस और रॉय थे, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की और बैटल से रिवाइवल हटाया, और कॉर्नेटिक बार्स की ब्रिटिश की सुपरमेसी रही। सो ट्रेड, पावर, बार और कंट्रोल ऑफ इंडिया। क्या, ट्रेड, पावर, बार और कंट्रोल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं इन बंगाल के अंदर ब्रिटिश पावर बिल्टअप। कहाँ पर, बंगाल में। ब्रिटिश की पावर जो बिल्टअप की थी बंगाल के अंदर वो समझते। इनिशियली सेटअप इन बंगाल की बात करते, जो बंगाल में इनिशियल सेटअप किया था वो था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान 1717 से लेके 1727 तक हुआ था, जो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल था। कौन, मुर्शिद कुली खान, जो 1717 से लेके 1727 तक फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल था। 1717 के अंदर गोल्डन फरमान फारूक सियार, जो ब्रिटिश को ट्रेड फ्रीली अलाउ किया बंगाल में, जिसका पेमेंट था 3000 रुपये ईयरली। सो राइट टू इश्यू ऑफ टैक्स ट्रेड परमिट था। क्या, 1717 में जो गोल्डन फरमान था वो था फारूक सियार। इनिशियल सेटअप ऑफ बंगाल की बात चल रही है। ब्रिटिश को ट्रेड फ्रीली अलाउ किया था बंगाल में, पेमेंट 3000 रुपीज़ ईयरली था, राइट टू इश्यू था 10 ट्रेड परमिट के लिए। मतलब ब्रिटिश को स्पेशल प्रिविलेज मिल गया था टैक्स फिक्स ट्रेड अनफेयर एडवांटेज के अंदर। सो नवाब ऑफ बंगाल सीक्वेंस कौन कौन थे नवाब ऑफ बंगाल। पहला जो था मुर्शिद कुली खान। कौन, मुर्शिद कुली खान। उसके बाद जो आया था वो था सुजाउद्दीन मोहम्मद था दूसरा। तीसरा था अली वर्दी खान, जो 1756 में मर गया था। अली वर्दी खान, ये कौन था, ये नवाब ऑफ बंगाल था। उसके बाद जो था वो था सिराज उद्दौला, ये भी कौन था, ये भी बंगाल का ही नवाब था। तो स्ट्रॉन्ग नवाब्स के बाद भी कंट्रोल ब्रिटिश एंट्री इजी हो गई थी। सबसे बात करते सिराजुद्दौला के बारे में। ये बिकम नवाब एज ऑफ 23 1976 के अंदर। ठीक है, जब अली वर्दी खान ख़त्म हुआ था। तो लास्ट सेल्फ गवर्निंग नवाब ऑफ बंगाल था ये। कौन था लास्ट सेल्फ गवर्निंग नवाब ऑफ बंगाल, कौन सिराज उद्दौला। प्रॉब्लम विद ब्रिटिशर्स क्या थी, ट्रेड प्रिविलेज टैक्स मिसयूज़ करना होता था। ठीक है, फोर्ट विलियमटन इंसिडेंट, इसकी ज़िंदगी में फोर्ट विलियमटन इंसिडेंट्स क्या था, ब्रिटिश फोर्टिफिकेशन स्टॉप नहीं किया, सिराज कैप्चर्ड फ्रॉम फोर्ट इन विलियम्स,
फोर्ट विलियम। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में बात करें तो ब्लैक होल ट्रेजेडी ट्रेजेडी नॉट ट्रेजेडी, क्या पता नहीं था ये। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो थी वो 1756 में हुई थी। ब्रिटिश प्रिजनर्स को स्मॉल रूम में बंद किया गया था, जिससे क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लीव ने रिवेंज डिसाइड किया था इसके लिए। तो इसका जो कन्फ्लिक्ट का मेन रीजन था ब्रिटिशर्स को एक्सप्लॉयटेशन करना, ये इवेंट बैटल ऑफ प्लासी को ट्रिगर बना। अब बात करते ट्रीटी ऑफ अलीगढ़। ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ कब हुई थी? 1757 में। कब? 1757 के अंदर ट्रीटी ऑफ अलीगढ़। ये किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में। ये ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ हुई थी ना, वो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। इंट्यूशन की बात करें तो टेम्परेचर पीस बट एक्चुअली वार को बेस बना। उसके बाद बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी वो 1757 में हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में। ब्रिटिश की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लीव था। तो इसके जो की ट्विस्ट है वो ये कि मीर जफर कमांडर ने बिट्रेल किया था इसके अंदर। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर गद्दारी किसने की थी? मीर जफर ने। इसके वजह से ब्रिटिश क्या जीत गया था। तो इसका इंट्यूशन क्या निकलता है? डायरेक्ट वार से ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी गद्दारी। तो ये टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री का। अब बात करते हैं आउटकम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी से क्या आउटकम निकला कि जो सिराजुद्दौला किल्ड बाई मीर मदन फोर्सेस, ठीक है, और जो मीर जफर था वो पपेट नवाब बना, जिससे क्या रियल पावर ब्रिटिशर्स के पास थी। अब बात करते हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में। जो था आलमगीर द्वितीय, तो मीर जफर का सन इन लॉ था, तो नवाब बना। उसके बाद में कैपिटल शिफ्ट की और मुर्शिदाबाद या मुनगनर या दस्तक सिस्टम ख़त्म हो गया था तब तक। क्या बात मानेंगे इसकी मानेंगे कि जो ब्रिटिश प्रिविलेज को चैलेंज किया था। अब बात करते हैं फाइनल कन्फ्लिक्ट बिल्ट अप द सिराजुद्दौला अवध, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय था। कौन कौन था? सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम था। लेट्स गो फर्दर बैटल ऑफ नेक्स्ट स्टेप। ओवरऑल इंट्यूशंस की हम बात करते हैं तो प्लासी जो था वो बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया था। क्या था? बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया था। फाइनल बिग पिक्चर की बात करते हैं एग्जाम। गोल्डन फरमान, ब्रिटिश को पावर मिली। सिराज वर्सेस ब्रिटिश था जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। ब्लैक होल था जो तो ट्रिगर था। जो प्लासी था वो टर्निंग पॉइंट था। जो मीर जफर था वो पपेट रूल था। जो ट्रेड प्रिविलेज थे वो कन्फ्लिक्ट था या बेट्रायल ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था। बक्सर मैसूर वार या सबसाइडरी अलायंस के बारे में बात करते हैं। द बैटल ऑफ बक्सर क्या है? वो कहा थी 1764 के अंदर। तो ब्रिटिश बोर्न हुआ था लीडर ऑफ हेक्टर मुनरो ने। तो बक्सर प्लस मैसूर वार प्लस सबसाइडरी अलायंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। ब्रिटिश इसके अंदर जीता था। कौन बोर्न हुआ? ब्रिटिश। जिसका लीडर कौन था? हेक्टर मुनरो। इसमें पहला आता ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस किस के बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला अवध और शाह आलम द्वितीय मुग़ल एम्पायर के बीच में। तो इसमें जो ब्रिटिश था वो हेनरी बेनिस्ट्रेट था। हेनरी बेनिसियार्ट, ठीक है, जो ब्रिटिश बेनिसियार्ट था। 3 लोग था, कौन कौन से? SSB
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस पे हुई थी? SSP के बाद सरोज उद्दौला शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल एम्परर था, ठीक है, और जो ब्रिटिश का था हेनरी बेनिसेट। तो फर्स्ट ट्रीटी विद नवाब ऑफ अवध थी, तो इलाहाबाद प्लस कोटा गिव टू द शाह आलम, ठीक है, और नवाब पेड फॉर 50 लाख बार इंडिमिनिट्री, तो मतलब डिफीट रूल के कप को पैसा और टेरिटरी देनी पड़ा। उसके बाद में आती है सेकेंड ट्रीटी विद शाह आलम द्वितीय, एम्परर अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन इलाहाबाद, द दीवानी राइट्स लाइक बंगाल बिहार उड़ीसा टू ब्रिटिश, एनुअल पेमेंट जो था वो 26 लाख था, ब्रिटिश गॉड RS 53 लाख ऑफ निजामत फंक्शन, सो डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल थी, लाइक दीवानी प्लस निजामत बोथ अंडर द ब्रिटिश था। सो मीर जफर अगेन मेड नवाब, ट्रीटी एंडेड आफ्टर 7 ईयर, वारेन हैसिंगटन्स के राइम पे 1772 में। तो प्लीज़ पलासी गिव एंट्री, बक्सर गिव फुल कंट्रोल एंड रेवेन्यू दीवानी दैट इज़ द रियल पावर। एक्स्ट्रा अवध के बारे में बात करते तो फर्स्ट नवाब थे सादत खान, कहाँ के? अवध के, और जो असफ उद्दौला था वो 12 लखनऊ से रिलेटेड था। अब बात करते हैं इन मैसूर के बारे में। तो बोडियार डायनेस्टी रूलिंग जो थी वो हैदर अली और सोल्जर, और देन उसके बाद में हैदर अली सोल्जर बना, उसके बाद में रूलर बना। अब बात करते हैं एंग्लो मैसूर वार। एंग्लो मैसूर वार कब हुई थी? 1767 से लेके 1769 में, जिसका एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास, और विनर कौन हुआ था? मैसूर। एंग्लो मैसूर वार एंड कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 में। तो एंड जो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था, ब्रिटिश हार भी सकते थे बट नॉट स्ट्रॉन्ग थे वो लोग। सेकंड बार बात करते हैं एंग्लो ऑफ मैसूर की, वो हुई थी 1780 से लेकर 1784 के बीच में। तो बैटल ऑफ पोर्टो नोवो जो थे 1781 के अंदर, हैदर अली डिफीटेड बाय द सर एनारा कॉन्टैक्ट, सो टीपू सुल्तान बिकम रूलर आफ्टर द हैदर अली डेथ, सो एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो गया। अब बात करते हैं लीडरशिप चेंज बार कंटिन्यूस। थर्ड बार जो हुई थी 1790 से लेकर 1792 के बीच में हुई थी, इसका एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ श्री गपनातनम। टीपू सुल्तान डिफीटेड हुआ था, हैवी फाइन लगा, संसार हॉस्टेज हो गए, ब्रिटिश डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग होने लगा। फोर्थ बार जो थी वो 1798 से लेकर 1799 के बीच में, जिसका रीजन टीपू सुल्तान प्लस फ्रेंच रिलेशन, टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। बिगेस्ट अपोनेंट ख़त्म हो गया, ब्रिटिश कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो गया था। सो ओवरऑल इंट्यूशन स्टार्ट का हुई तो मैसूर स्ट्रॉन्ग था, एंड जो था ब्रिटिश कंपेंसेट ऑफ द कंट्रोल था। सो सब्साइडरी अलायंस कब था? 1798 के अंदर। क्या सब्साइडरी अलायंस? 1798 के अंदर। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? जा लॉर्ड बिंसले ने। तो आइडिया फ्रॉम आया था लॉर्ड डुप्लेक्स से। कंडीशन की बात करें तो इंडियन रूलर पे सब्सिडी, ब्रिटिश आर्मी स्टे इन टेरिटरी, और नो अलायंस विदाउट ब्रिटिश परमिशिबल, नो नेगोशिएबल विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। सो अडेप्टेड बाय द किसने? हैदराबाद, मैसूर, तंजूर, अवध और पेशवा। अब बात करते डायरेक्ट रूल नहीं है, इनडायरेक्ट रूल कंट्रोल करना होता है। रूल नाम का पावर ब्रिटिश के पास था। सो इनकी फाइनल बिग पिक्चर के बारे में देखें तो प्लासी जो थी एंट्री थी, बक्सर जो था इसका रेवेन्यू कंट्रोल था, और मैसूर वार जो था वो मिलिट्री डोमिनियंस के लिए था, और सब्सिडरी अलायंस जो था वो पॉलिटिकल अकेडमी के लिए था। इसमें कंक्लूजन ट्रेड, बार, रेवेन्यू और फुल कंट्रोल ऑफ इंडिया।